हमास और इजरायल के बीच बमों की बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच दुनिया भर में हो रही बैठकें कहीं न कहीं इस युद्ध से जुड़ती नजर आ रही हैं। आज भारत में अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने जा रहे हैं। वैसे तो ये मुलाकात 2+2 है, जहां एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों, तकनीक, बहुपक्षीय मंचों के आयाम और क्वाड समेत कई अन्य क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही इस साल जून और सितंबर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत के मद्देनजर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप के भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा होगी। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ दुनिया के दो कोनों में चल रही जंग पर बात हो सकती है। कतर की बात करें। कतर में हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा का ऐलान हुआ, और जिस पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय उसने अपडेट साझा किया। सजा पा चुके भारतीयों ने इसके खिलाफ एक अपील दायर की है। कतर में सजा पा चुके भारतीयों को बचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। भारत की तरफ से कैदियों से मुलाकात करने के लिए मिलने के लिए एक कॉन्सुलर पहुंच गई है और सजा के खिलाफ एक अपील दायर की गई है। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी साझा की। अगला लीगल स्टेप्स जो हैं उसके बारे में उस पर जांच कर रहे हैं। एक अपील फाइल की गई है और हम भी कतरी अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं। 7 नवंबर को हमारी एम्बेसी को एक और राउंड ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस मिली, जो हम मिले 8 लोगों से, और हम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं। कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले को अत्यंत स्तब्ध करने वाला बताया और कहा कि मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के उदयपुर में रैली को संबोधित किया, और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर खूब निशाने साधे और गहलोत सरकार पर भी कई आरोप लगाए। राजस्थान में मतदान के दिन भले ही दूर हों, लेकिन चुनावी रैलियों में हो रहे हमले बता रहे हैं कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, रैलियों में हमले बढ़ जाएंगे। गुरुवार को पीएम मोदी ने एक दिन का राजस्थान का दौरा किया। कल उन्होंने उदयपुर में रैली की और कांग्रेस सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार राजस्थान को बर्बाद करके मानेगी। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो जी के मंच पर गुरुवार को एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने खास बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, शिवराज सरकार दोनों ही मुद्दों पर अपनी राय को रखा। गुरुवार को जी न्यूज के मंच पर राजनीति के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया और देश के सियासी उतार चढ़ाव पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इस मंच से राज्य में चल रही चुनावी तैयारियों पर बातचीत की। इस खास बातचीत के दौरान कमलनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात की। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं, और ये हम धर्म को राजनीतिक मंच में लाएं, ये मैं सोचता हूँ धर्म का अपमान है। जी न्यूज के मंच से कमलनाथ ने शिवराज सरकार को भी घेरा और कहा कि इस सरकार ने सिर्फ अव्यवस्था और बेरोजगारी दी है। आज शिवराज सिंह ने दिया क्या? मैं तो ये पूछता हूँ। बेरोजगारी दी, महंगाई दी, कोविड में मौत दिया, पुलिस अव्यवस्था दी। तो जी न्यूज के मंच पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हिस्सा लिया। खास बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर पार्टी के कामकाज की खूब तारीफ की।
जी न्यूज के मंच पर गुरुवार को सियासी दिग्गजों का जमघट जमा हुआ। इस जमघट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल थे। उन्होंने जी न्यूज के मंच पर राजनीति और पार्टी को लेकर अपने विचार रखे। अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन जन का, मध्य प्रदेश के जन जन का एक सुदृढ़ विश्वास हुआ है, उस विश्वास का बहुत ही सरल सा परिणाम निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें किस तरह से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करें, उसी भावना के साथ हर व्यक्ति काम करता है। हमारे यहाँ कोई रणनीतिकार नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई दूसरी स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होता है। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया। 4 दिसंबर से नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इस दौरान कई विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक एक दिन बाद संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा का इंतजार है। संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक पर चर्चा हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र ज्यादातर नवंबर के महीने में शुरू होता है, लेकिन इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से शीतकालीन सत्र देरी से शुरू हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो वहीं मौसम विभाग के बरसात के अनुमान के बाद दिल्ली वालों को आज प्रदूषण में राहत मिल सकती है। 1 मिनट में पूरी खबर पर नजर। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और ऑड इवन को लेकर अपनी स्टडी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 20-21 नवंबर को 2 चरणों में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। इस दौरान पहले चरण में 300 वर्ग मीटर और दूसरे चरण में 1000 वर्ग मीटर का एरिया कवर किया जाएगा। आर्टिफिशियल बारिश कराने में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वो उसका सारा खर्च उठाने को तैयार है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई है, जिसके बाद प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रशासन हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम कर रहा है। यहां भी प्रदूषण कम करने और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में कमी के लिए ऑड इवन की तर्ज पर नया नियम लागू किया जा सकता है।